वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचर वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज़ डीसी पटेल फ्रॉम टीचर वर्ल्ड। बात करें क्वेश्चन की तो 20 क्वेश्चन रहेंगे और आपको वही क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे जो हमेशा ही सभी टेट में पूछे जाते हैं, जैसे यूपी टेट, रीट और सभी टेट में पूछे जाते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप सभी हमारे भविष्य के भावी शिक्षक बनने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आया है पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शेष अवस्था के अंत में किस ग्रंथि प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति सिद्धाभाव रखती हैं? ऑप्शन में देखते हैं। पहला इलेक्ट्रा ग्रंथि, ऑडिपस ग्रंथि, टेस्टोन ग्रंथि और प्रोजेस्टेरोन। आपको बताना है शेष अवस्था के अंत में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति सिद्धाभाव रखती हैं। पहला इलेक्ट्रा ग्रंथि, ऑडिपस ग्रंथि, टेस्टोन, प्रोजेस्टेरोन। तो आपको सभी को बताना चाहें इसका जो इलेक्ट्रा ग्रंथि है, बालिकाएं अपने पिता के प्रति जो सिद्धाभाव रखती हैं वो इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण रखती हैं। ऑडिपस ग्रंथि की बात की जाए तो बालकों में माता के प्रति सिद्धाभाव होता है। इलेक्ट्रा ग्रंथि बालिकाओं में अपने पिता के प्रति और ऑडिपस ग्रंथि बालिकाओं में अपने माता के प्रति सिद्धाभाव रखते हैं। जो इसमें टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन दिए गए हैं दो, यह हमारी माताओं में एक हार्मोन्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आंसर पहला हो गया, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। बालक का जो विकास है वातावरण, पहला है योगफल, गुणनफल, शेषफल और भागफल। आप सभी को बताना है। आप अपने आंसर लिखते जाएं कितने सही हो रहे हैं। सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने 20 में कितने आए हैं। ठीक है, 20 में कितने सही हो पा रहे हैं। हमारे आप लोग सभी भविष्य में बनने वाले शिक्षक हैं। बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का एक गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहते हैं? किस अवस्था को कहते हैं? जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहते हैं? जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहते हैं? गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर बाल अवस्था? बताइए। आपने टिक लगा दिया होगा। तो इसमें जो जीवन का सबसे कठिन काल होता है वो होता है किशोरावस्था। क्या होता है? किशोरावस्था। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है और बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल माना जाता है। इस क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन को जो है आप ठीक से समझ लेना। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था,
कहाँ गए, सॉरी, जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहते हैं? किशोरावस्था को। और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहते हैं हम शैशवावस्था को। और बाल्यावस्था को कहते हैं जीवन का, क्या कहते हैं, अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल क्या है? बाल्यावस्था। तीनों क्वेश्चन आपने देख लिए। बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बालक के जो अस्थायी दांतों की संख्या होती है, जब बालक होते हैं जो अस्थायी दांत गिरते हैं, उनकी अस्थायी दांतों की संख्या, जैसे 8 वर्ष में हमारे दांत बच्चों के गिरते हैं, लेकिन जो अस्थायी दांत होते हैं, कुछ दांत पहले आके गिरते हैं, कुछ हमारे 18 साल के बाद आते हैं। इसी में से जो 20 दांत होते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं, जो आते और जाते हैं समय के अनुसार। तो इनकी संख्या आपको बतानी है कितनी है। 12, 15, 25, 12, 20, सॉरी। तो इनके अस्थायी दांतों की संख्या है 20। ठीक है, चौथा क्वेश्चन 20 आपके सामने है। पांचवा क्वेश्चन, जन्म के समय बालक का भार होता है। जन्म के समय आपको बताना है बालक का भार क्या होता है। जन्म के समय बालक का भार होता है 4 पाउंड, 10 से 11 पाउंड, 6 से 8 पाउंड, इनमें से कोई नहीं। बताइए, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही। जन्म के समय बालक, जब जन्म पैदा होता है बच्चा, तो उसका वजन कितना होता है? तो इसका जो वजन होता है 6 से 8 पाउंड। कभी 7 पाउंड भी लिख के आता है, 8 पाउंड भी लिख के आता है, 6 पाउंड भी लिख के आता है, और 6 से 8 पाउंड भी लिख के आता है। तो आपको उसमें 6 से 8 पाउंड में ही क्वेश्चन मार्क सही करना है। चलते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन आपका सही है। चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो छठवां जो क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारित होते हैं। जो आनुवंशिकता होती है उसके वास्तविक निर्धारक क्या है? निर्धारक का मतलब चलाने वाले। आनुवंशिकता के वास्तविक जो निर्धारक होते हैं, चलाने वाले, क्या हैं? कहाँ से आनुवंशिकता का निर्धारण होता है? पहला कोशिका, दूसरा गुणसूत्र, न्यूरीन, और चौथा अपना कोश शरीर। चौथा आपको यहीं लिख देते हैं हम, चौथा में कोश शरीर। ठीक है, बताइए। तो इसका जो आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं वो होते हैं गुणसूत्र। क्या होते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्रों से ही आनुवंशिकता का वास्तविक निर्धारण होता है। चलिए चलते हैं हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। और 7वां क्वेश्चन जो है आपके सामने रहा। बालक के विकास में महत्व है। बालक के जो विकास में महत्व किसका है? बालक का जो विकास होता है वंशक्रम के अनुसार, वातावरण के अनुसार, या इन दोनों के अनुसार, या भोजन के अनुसार बालक का विकास होता है। भोजन, पानी, वातावरण, वंशानुक्रम, इनमें से दोनों। सभी को सही
आंसर देना है इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सभी को आना चाहिए कि बालक के विकास में महत्व है किसका। बालक के विकास में महत्व है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का। क्या है? वंशक्रम और वातावरण। बालक का जो विकास होता है वो वंशक्रम गुणा वातावरण के अनुसार ही होता है, इसीलिए तो उसे गुणनफल कहा गया है। वुडवर्थ जी ने ये परिभाषा में सूत्र लिखा है, वंशानुक्रम गुण वातावरण। इसमें बालक का विकास जब कभी वंशानुक्रम नहीं दिया होता, ऑप्शन में दोनों नहीं दिए होते हैं, तो बालक का विकास सबसे ज़्यादा होता है किसमें? वातावरण में। ये आपको याद रखना है, किसमें होता है? वातावरण में। बालक के विकास का महत्व क्या हो? वातावरण में, जब आपका दोनों ना हो। ठीक है, हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन सही है। सृजनशील बालकों का लक्षण क्या है? सृजनशील बालकों का लक्षण बताना है आपको। तो सृजनशील जो सृजनात्मक बालक होते हैं, इनके लक्षण कैसे होते हैं? पहला, जिज्ञासा, समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, गतिशील चिंतन का अभाव, अनमनीयता। बताइए क्या होता? अनमनीयता होती है सृजनशील बालक में। लॉक कर दिया जाए अनमनीयता को। गतिशील चिंतन का अभाव, गतिशील चिंतन सही लग रहा है ना। समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव भी सही लग रहा है। जिज्ञासा, तो सृजनशील जो बालकों का लक्षण होता है वो होता है जिज्ञासापूर्ण। जिज्ञासा होती है इनमें बहुत ही ज़्यादा। किसी भी कार्य को अगर आप दोगे तो वो अपने हिसाब से ही करेंगे, ना कि वो आपने जैसा बताया तो अपना ही दिमाग लगाएंगे। वो उनको अगर किसी काम को दो, सृजनशील बालक होगा तो वो अपने ढंग से ही करता है, उसी को हम सृजनशील बालक कहते हैं। इसका आंसर सृजनशील बालक का जिज्ञासा, पहला आंसर सही है। नौवां क्वेश्चन, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति। जो क्रोध संवेग उत्पन्न होता है हमारे अंदर, कभी कभी बिना उसके भी क्रोध नहीं आता है। तो क्रोध संवेग जो उत्पन्न होता है तो वो क्या है, किस कारण से उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है। आत्मगौरव, अहंकार बढ़ जाता है, अधिकार, ईर्ष्या, दंड, क्या है? तो यह एक संवेग है मनुष्य में। ये एक, इसको हम बोलें तो संवेग जो होते हैं वो आंतरिक होते हैं, जन्मजात होते हैं। वुडवर्थ जी ने जो 14 प्रवृत्तियाँ बताई हैं, मूल प्रवृत्तियाँ, उसमें संवेग ही होते हैं। सभी 14 प्रकार के संवेग होते हैं, जिसमें क्रोध आता है। क्रोध का जो होता है क्या? ईर्ष्या। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसका सही है। हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है। समान आयु स्तर के बालकों का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, यह कथन किसका है? चीटिंग नहीं करनी है। आपने अगर नीचे देखा हो तो क्वेश्चन का आंसर, कुछ क्वेश्चनों के आंसर गलत भी टाइप हैं, तो आपको चीटिंग नहीं करनी है। आपको अपने दिमाग से लगाना है कि समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का जो बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है?
हल महोदय का है, स्टेने हॉली का है, केसल का है या हरलॉक का है। तो आपने लॉक कर लिया होगा। समान आयु स्तर बालकों के बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात कही है कि बौद्धिक जो स्तर होता है बुद्धि का, वो सभी का अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो ये जो परिभाषा दी है वो हरलॉक महोदय ने दी है। किसने दी है? हरलॉक महोदय ने। अपना चौथा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो नैतिक, बड़ा कर लें थोड़ा स्क्रीन को। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है अगर अध्यापक, आप सभी अध्यापक हैं तो अपना खुद सोचें, सोच के देखें कि अगर नैतिक मूल्यों का हमें विकास करना है तो हमें क्या करना चाहिए। स्वयं उन पर आचरण करना चाहिए, बार बार मूल्यों की बात करनी चाहिए, महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाएं। तो इसमें हम जो है चौथा ऑप्शन ना देख के पहला ही ऑप्शन बताते हैं कि जो पहला इसका स्वयं उन पर आचरण करें। हम उस पर जो चीज़ है उस पर स्वयं सीखेंगे या स्वयं अमल करेंगे, किसी भी चीज़ को स्वयं आचरण करेंगे, तब नैतिक मूल्यों का विकास ऑटोमेटिक ही होने लगेगा। इसका पहला आंसर सही है। चौथे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है देवी देवताओं बातें करें। देवी देवताओं से कौन बातें करता है? करते हैं, लेकिन सभी। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 12वां क्वेश्चन है, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में, इसके अनुसार बताना है, स्किनर जी के अनुसार बताना है बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। किसका है? पहला व्याकरण में प्रशिक्षण, दूसरा अनुकरण तथा पुनर्वलन, तीसरा अनुजीत योग्यताएं, परिपक्वन। किसको स्किनर जी ने भाषा का विकास बनाया है? तो आप सभी ने प्रश्न के उत्तर लगा लिए होंगे। तो इनका जो कहना है वो अनुकरण तथा पुनर्वलन के अनुसार है। अनुकरण और पुनर्वलन। B.F. स्किनर ने भाषा विकास में अनुकरण और पुनर्वलन पर जो बल दिया है, स्किनर जी ने जो पुनर्वलन का सिद्धांत दिया है वो हल का है। पुनर्वलन CL हल। दूसरा क्वेश्चन इसका सही है। हम 13वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवृद्धि, अभिवृद्धि की बात की जाए, अभिवृद्धि, तो अभिवृद्धि को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अभिवृद्धि है क्या। अभिवृद्धि वही है जिसमें हमें कोई चीज़ बढ़ते हुए दिखाई दे रही हो। अभिवृद्धि क्या है? जो कोई भी चीज़ हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही हो वही अभिवृद्धि है। वृद्धि, अभिवृद्धि एक ही शब्द है, इसमें कन्फ्यूजन ना होइएगा। तो इसको आपको बताना है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के मानसिक व सामाजिक विकास के लिए। तो जब हमने पहले ही आपको बता दिया कि जिसमें आप दिखाई दे, अभिवृद्धि वृद्धि दिखाई दे, तो मानसिक विकास में तो आपकी वृद्धि दिखाई तो देती नहीं है आपको कि इतने लीटर इतने किलो बढ़ गई।
बालक के सामाजिक विकास भी आपको नहीं दिखाई देगा। बालक के मानसिक सामाजिक विकास, तो आपका बचा कौन सा क्वेश्चन? आपका बचा है दूसरा क्वेश्चन, जो बालक की शारीरिक विकास। शरीर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वही अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम चौथे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसका दूसरा आंसर सही है। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है, बताना है आपको। तो इसमें वाद विवाद, तर्क, चर्चा या ये सभी, तो सभी समझ के सभी मत लगाया करो, पहले उसको समझो। किशोरों का क्या है, किशोर जो होते हैं, बड़े हो जाते हैं बच्चे जब 13 साल से ऊपर की उम्र हो जाती है तो वो किशोर बन जाते हैं। और किशोरों में क्या होता है, वाद विवाद। देखा होगा आपने, जब बच्चे बड़े 13-14 साल के हो जाते हैं तो बहुत मतलब वो बात इतनी आसानी से मानते नहीं हैं, तर्क करने लगते हैं कि ये कैसे, क्यों हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। चर्चा, किसी की भी चर्चा उस कहीं सुन के आ गए तो चर्चा भी करने लगते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो आंसर रहेगा वो सभी रहेगा। ठीक है, तर्क भी, चर्चा भी, वाद विवाद भी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 14वां क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। 15वां क्वेश्चन है आपके व्यवहारवादी विचारक। व्यवहारवादी यानी कि व्यवहारवाद का जो सिद्धांत जिसने दिया होगा वही विचारक होंगे। सीधी सीधी बात है आपको। तो व्यवहारवादी विचारक कौन कौन से हैं इसमें आपको बताना है। व्यवहारवादी विचारक कोहलर हैं, पियाजे हैं, वॉटसन हैं, ब्रूनर हैं। व्यवहारवादी विचारक हैं इसमें वॉटसन महोदय, जिनने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया है? वॉटसन जी ने। कोहलर क्या है? कोहलर हमारे गेस्टाल्टवाद के हैं। पियाजे कौन है? संज्ञानात्मक विकास के हैं। और ब्रूनर भी संज्ञानात्मक विकास में ही आते हैं, संज्ञानात्मक में ही आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो तीसरा ऑप्शन है। 16वें आंसर की तरफ चलते हैं। 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 16वां क्वेश्चन जो है व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं। वही क्वेश्चन आ गया फिर से। अभी ये हमने किया है क्या, व्यवहारवादी विचारक, अब आ गया व्यवहारवाद के जन्मदाता। तो पहले ही हम बता चुके हैं आपको कि व्यवहारवाद के कौन है? वॉटसन जी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन इसका सही रहेगा, वॉटसन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन इसका वॉटसन ही सही रहेगा। 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है। सीखने में की जो प्रथम अवस्था होती है बच्चों की, जब बच्चा सीखने के लिए पहले क्या हुआ करता था कि स्लेट बर्ती से लिखते थे, बहुत टाइम लग जाता था, अभी भी बहुत टाइम लगता है। पहले आज के ज़माने में और कल के ज़माने में काफ़ी अंतर हो गया है। तो सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति क्या होती है? तेज। क्या होती है? तेज, धीमी, सामान्य या कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होती है? सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति क्या होती है? धीमी। तेज नहीं, धीमी होती है, धीमी। ठीक है, टीचर हो आप, टीचर की जब भी पढ़ो आप बिल्कुल टीचर बन के ही पढ़ो कि हम एक टीचर हैं और टीचर ही हैं। ठीक है, तो सीखने की प्रथम अवस्था में क्या होती है? सीखने की गति होती है धीमी, ना कि तेज। दूसरा आंसर हमारा सही है। 18वें क्वेश्चन में अनुभव द्वारा परिभाषा दी गई है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है।
अनुभव, जो हमारा अनुभव है उसके द्वारा अगर व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है, तो अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? अधिगम को आप पहले समझो। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लर्निंग। क्या होता है? सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लर्निंग। ठीक है, इंग्लिश में लर्निंग बोलते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? आपको बताना है। गिस्ट महोदय, बनहर्स्ट, EL पील या स्किनर जी ने। बताइए जल्दी जल्दी। आपको 4 विकल्प में से आपको ABCD या 1 2 3 4 में बताना है। तो इसका जो है सही आंसर क्या है? गिस्ट और अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा गिस्ट व अन्य। स्किनर की भी एक परिभाषा है अधिगम की, उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन ही अधिगम है। क्या है? उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन ही अधिगम है। हम चलते हैं, इसका आंसर हुआ है पहला सही। देख लेते हैं, पहला सही है। 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन सा कारक प्रशिक्षण अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता है? निम्न में कौन सा कारक प्रशिक्षण अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता है? मतलब अधिगम जो हस्तांतरण यानी कि सीख रहे अपन कोई भी चीज़ सीख रहे हैं और उसमें वह मदद नहीं करता है। ठीक है, जब मदद नहीं करता है तो वो कौन सा कारक है? आपको बताना है कौन सा कारण है कि क्यों नहीं मदद करता है। तो वो सीधा इच्छा शक्ति से हो सकता है कि आपको सीखने में प्रॉब्लम हो रही हो। उचित अगर वातावरण मिलेगा तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। परिपक्व हैं अगर आप सीखने में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? थकान या थकावट जब किसी को भी रहती है तो उसका सीखने में मन नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए जो है निम्न कौन सा कारक प्रशिक्षण है, तो वही कौन सा कारक है? थकान और थकावट कारण है जो अधिगम हस्तांतरण में मदद नहीं करता है। हमारा लास्ट तीसरा आंसर सही है 19 का। 20 क्वेश्चन, जो 20 हमने आपको पहले ही बताए थे कि 20 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर हो रहकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया। अब बताइए आप कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर यानी कि परस्पर मतलब साथ में परस्पर मतलब साथ में निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखते हैं। साथ में रहकर व्यवहार करना सीखते हैं। सीधा है। क्या है? बताइए जल्दी। लास्ट क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। लाइक करो फटाफट टीचर वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को, और सब्सक्राइब भी करो, जिसमें आप सभी को आगे और अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और दोस्तों को भी शेयर करो। तो पहला आपका बताना है भाषा विकास है, सामाजिकरण है, व्यक्तिगत मूल्य है, सामाजिक परिपक्वता है। बताइए।
जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है सामाजिक परिपक्वता। नहीं, इसका आंसर है समाजीकरण। समाजीकरण। तो आप सही से आंसर लगाए हो तो आपका दूसरा आंसर सही होगा। ठीक है, अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप सभी के प्यार से ही हम आगे बढ़ेंगे, मोटिवेट होंगे। आप देखोगे तभी हमें लगेगा कि हमारा कुछ पढ़ाना अच्छा लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं हम दूसरे पार्ट में। हाँ, और आपको बताना भूल गए कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है 15,000 क्वेश्चन की। 15,000 क्वेश्चन में हम पेडागोजी बाल विकास के रहेंगे 5,000 क्वेश्चन, हिंदी के रहेंगे 5,000 क्वेश्चन और पर्यावरण के भी रहेंगे उसमें 5,000 क्वेश्चन। साथ में संस्कृत और हिंदी की ग्रामर भी आएगी। आप लोगों का प्यार रहा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।